हेलो एवरीवन। आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज़ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसके बाद अपलोड किया जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट रिवाइज करते हैं। तो मैंने किया ये है कि इस चैप्टर को एकदम चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि तुम्हें याद करना ईजी रहे और अराउंड 30 मिनट्स में ये कंप्लीट पार्ट 1 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहली बात, स्मॉल बिजनेस होता क्या है? तो स्मॉल बिजनेस मतलब वो बिजनेस जिसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो, राइट? उसे हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। अब एमएसएमई ने स्मॉल बिजनेस को डिफाइन किया है दो फॉर्म में, कि मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में। कि स्मॉल बिजनेस को हम डिफाइन करने वाले हैं दो चीज़ों में, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है सर्विस में। अब मैन्युफैक्चरिंग में जब हम स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में तीन सेक्टर्स होते हैं। तीन में स्मॉल बिजनेस के अंदर एक माइक्रो भी आता है, मीडियम आता है, एज वेल एज स्मॉल एंटरप्राइज। तो तीन एंटरप्राइज आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो भाई माइक्रो एंटरप्राइज में जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो तो उसे हम कौन सी एंटरप्राइज बोलेंगे? माइक्रो में। कहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो? प्लांट एंड मशीनरी में। तो दिस इज प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। और जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा हो बट 5 करोड़ से कम हो, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे? 25 लाख से ज्यादा हो और 5 करोड़ से कम हो तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। और जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा हो बट 10 करोड़ से कम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना होना चाहिए? लेस देन 25 लाख। मीडियम मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और स्मॉल, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। स्मॉल मतलब 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। और मीडियम मतलब 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कहने के लिए कि क्या वो माइक्रो में आता है, स्मॉल में आता है या मीडियम में आता है। बट सर्विसेज के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स कम किया हुआ है। जैसे माइक्रो एंटरप्राइज में अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज सर्विस इंडस्ट्री में। स्मॉल मतलब ये हुआ जिसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम। और मीडियम मतलब जिसका 2 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बट 5 करोड़ से कम है। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हम डिसाइड करते हैं कि क्या वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। क्या चीज क्लियर? अब हम किसे कहेंगे? विलेज इंडस्ट्रीज। तो विलेज इंडस्ट्री अब किसे बोलते हैं? तो विलेज इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो पहली बात कहाँ लोकेटेड होनी चाहिए? रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में लोकेटेड होनी चाहिए, ऑब्वियसली विलेज का मतलब भी होता है गांव। सेकंड, वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं विथ और विदाउट द यूज ऑफ पावर। मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं जिसके अंदर पावर की ना भी जरूरत तो भी चलेगा या बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर की जरूरत है। इसका मतलब ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादा लेबर यूज कर रहे हैं, ज्यादा मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। और जिसका फिक्स एसेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ऊपर हमने खुद इन्वेस्टमेंट डिफाइन किया था, पर यहां विलेज इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सरकार डिसाइड करेगी। क्या ये चीज क्लियर है? तो विलेज इंडस्ट्री मतलब कौन सी इंडस्ट्री? सर जिसका इन्वेस्टमेंट किसने किया है? रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट हो। सेकेंड, कौन से गुड्स बना रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी बनाए बट विदाउट यूज ऑफ पावर या बहुत ही मिनिमम पावर यूज हो। और जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगा। सरकार मतलब कौन? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो उस टाइप की इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? विलेज इंडस्ट्रीज। क्या चीज क्लियर? तो अभी तक हमने ये डिफाइन किया है कि क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मीडियम, क्या होता है स्मॉल एंटरप्राइज अंडर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। और फिर मैंने बताया विलेज इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में है, जो पावर यूज कर रही है विद और विदाउट यूज ऑफ पावर। या थर्ड, जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेसिफाई कौन करता है? गवर्नमेंट। क्या चीज क्लियर? अब एक और टाइप की इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? सर ये वो इंडस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडिविजुअल, मतलब कोई कंपनी नहीं है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? किसी इंडिविजुअल का अपने पैसे से, मतलब बाहर से पैसे नहीं लेके आया है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है पर खुद का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकंड, इसके अंदर जो लेबर हो गए वो कौन हो गए? फैमिली के लेबर हो गए। मतलब क्या कि सर कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर होते हैं जनरली घर वाले ही काम कर रहे हैं या जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस है या लोकली अवेलेबल टैलेंट है उससे काम चला रहे हैं। जिसका मतलब कोई बड़ी एंटरप्राइज नहीं है, बाहर से लोगों को नहीं ला रहे हैं, लोकली अवेलेबल टैलेंट को यूज कर रहे हैं। थर्ड, क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है तो पावर लूम यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मशीन यूज कर रहे हैं और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। तो गाइस कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री जो इंडिविजुअल ओन करता है। सेकंड, इसका जो लेबर है वो कौन होता है? या तो फैमिली लेबर होता है या
लोकली जो टैलेंट अवेलेबल है उसको हायर करते हैं। क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल मशीन यूज करते हैं और सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। क्या चीज क्लियर? तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सर। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कौन सी इंडस्ट्री? जो करता है ओन बाय इंडिविजुअल। चलिए ये याद हो गया। सर लेबर क्या होगा? लेबर या तो फैमिली लेबर होगा या तो फिर जो लोकली अवेलेबल है लेबर वो यूज करेंगे। थर्ड, सिंपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे वो कैसी होगी? सिंपल टेक्नोलॉजी। तो ये आप कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। इसके ऊपर हमने पहले क्या किया था? विलेज इंडस्ट्री। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में, क्यों स्मॉल बिजनेस को इतना ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके सारे पॉइंट्स याद करेंगे और फिर इसको कैसे याद करते हैं उसका एक तरीका भी बता दूंगा। क्या चीज क्लियर? नाउ सबसे पहली बात, स्मॉल बिजनेस हमें पहला पॉइंट जो है सर ये प्रमोट करता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई हर एरिया को इक्वली डेवलप करता है ये। जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है वो कुछ ही एरिया में लोकेटेड होती है, राइट? क्योंकि वो वही जगह पे लोकेटेड होती है जहां उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है या जिनको मार्केट इजीली एक्सेस हो सकता है। पर स्मॉल बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस है जो हर एरिया में लोकेटेड होते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये लोग सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस क्या प्रेफर करते हैं? लेबर इंटेंसिव। और क्योंकि वो लोग लेबर इंटेंसिव प्रेफर करते हैं तो ये लोग सेकेंड लार्जेस्ट क्योंकि ये लोग क्या प्रेफर करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। एंड इसकी वजह से दे आर एबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ पर कैपिटा इन्वेस्टेड। मतलब क्या? क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है वो लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं आउट ऑफ द कैपिटा इन्वेस्टेड। मतलब जितना पैसा डाल रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो क्या है? स्मॉल बिजनेस। सेकेंड खास बात यह है कि सर दे प्रोवाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं? वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या क्या टाइप के गुड्स बनाते हैं वो लोग। कंजम्पशन गुड्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स बनाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अलग ही सब टाइप के बिजनेस के लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेस है, छोटा इन्वेस्टमेंट है, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो अपने गांव में अच्छी चीजें होगी उसके हिसाब से बनाते हैं। कंजम्पशन मतलब गारमेंट्स, हॉइजरी, स्टेशनरी, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, सब कुछ बनाते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ लिखूं तो वेराइटी के अंदर क्या क्या वेराइटी बनाते हैं, तो सबसे पहला वेराइटी जो है वो कौन सा गुड्स है? सर ये लोग कंजम्पशन गुड्स बनाते हैं। दूसरा कौन सा गुड्स बनाते हैं? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और तीसरा क्या गुड्स बनाते हैं? एग्रीकल्चर एंड अदर इंजीनियरिंग आइटम्स। क्या चीज क्लियर? कंजम्पशन में जैसे गारमेंट्स, हॉइजरी, स्टेशनरी, यूटेंसिल्स, फूड एंड वेजिटेबल्स। इलेक्ट्रॉनिक में टेलीविजन, मोबाइल, कैलकुलेटर्स। एंड एग्रीकल्चर टूल्स एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। छोटे छोटे चीजें पे ये लोग बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि स्मॉल बिजनेस की दूसरी खास बात है कि आपको ये वेराइटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि सर दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर। सर एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो अपना बिजनेस खोलते हैं। अब अपना बिजनेस खोलने के लिए स्टार्टिंग में तो बहुत पैसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो छोटे बिजनेस से शुरू करना पड़ेगा। तो पीपल जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास टैलेंट है, वो लोग जिनके पास स्किल्स और टैलेंट है, ये अपना टैलेंट को चैनलाइज कर सकते हैं इनटू एन आइडिया, राइट? विद अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट एंड नो फॉर्मेलिटी। तो स्मॉल बिजनेस की खास बात यह है कि सर स्मॉल बिजनेस में क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और क्योंकि फॉर्मेलिटीज भी उतनी नहीं है, तो अगर किसी इंसान के पास अच्छी खासी स्किल्स हो, उसके पास टैलेंट हो, तो वो उसको किधर कन्वर्ट कर सकता है? एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है एंटरप्रेन्योर्स को कि अपना बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करो, अपने टैलेंट को चैनलाइज करो इन टर्म्स ऑफ न्यू आइडियाज। क्या चीज क्लियर? चलिए फोर्थ क्या है कि सर क्या लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा लो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि सर प्रोडक्शन का दो ही कॉस्ट होता है, या तो रॉ मटेरियल या तो लेबर, है ना? तो क्योंकि सर ये लोग लोकली अवेलेबल रिसोर्स यूज करते हैं, ये लोग कोई बाहर से रिसोर्सेज मंगाते नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। तो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है तो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है उनके लिए। सेकंड, द रनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो। रनिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को चलाने का जो खर्चे है वो भी बहुत अलग है, क्योंकि इनके ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब क्या है कि सर ये लोग बहुत ही छोटी ऑफिस होती है, ज्यादा ऑफिस में खर्चा नहीं करते हैं, ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिस नहीं बनाते हैं, लो कॉस्ट में चलाते हैं, तो इनके ओवरहेड खर्चे कम है, इनका अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो लोकली बाई करते हैं, तो रॉ मटेरियल का खर्चा कम है, तो रॉ मटेरियल खर्चा कम, ओवरहेड खर्चा कम, तो ऑटोमेटिकली इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। क्या चीज क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि सर क्विक एंड टाइमली डिसीजन।
सर क्विक क्या टाइमली डिसीजन क्या है कि सर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सो जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो पूरी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर जैसे 12 से 15 मेंबर हो। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको पूरा कंसल्ट करना पड़ता है, और जब इनको कंसल्ट करना पड़ता है तो डिसीजन में डिले हो जाता है। अब स्मॉल बिजनेस है, सिंगल ओनर है, ज्यादा लोगों से कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू लेस कंसल्टेशन विद मेनी पीपल, तो वो लोग बहुत जल्दी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं एट राइट टाइम, क्योंकि ज्यादा लोगों से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज क्लियर? अच्छा सर, इसको भी याद कैसे करना है, तो मैंने इसकी एक समरी बनाई है, इसको इस हिसाब से याद करेंगे। कैसे? रोल है क्या है भाई, रोल स्मॉल बिजनेस का, तो स्मॉल बिजनेस का इस तरह का रोल है कि सर ये लोग वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से, और तीसरा क्या है कि ये लोग टाइमली डिसीजंस भी ले पाते हैं, राइट जिसकी वजह से क्या आ रहा है कि स्मॉल बिजनेस में तीन खास बात, वैरायटी बना सकते हैं, लो कॉस्ट पे बना सकते हैं, और क्विकली और टाइमली डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। और क्योंकि लोग स्मॉल बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसलिए ये लोग बहुत सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, और फाइनली इससे बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो रहा है। तो कैसे याद करोगे सर? सर ये लोग प्रोडक्ट वेराइटी में बनाते हैं, प्लस बहुत ही लो कॉस्ट पे बनाते हैं, प्लस डिसीजन भी बहुत टाइमली लेते हैं। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, और इस एंटरप्रेन्योर्स की वजह से हमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और इससे हमें क्या हो रहा है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो इस तरह से याद करोगे, वेराइटी बना रहे, वो भी लो कॉस्ट पे, प्लस टाइमली डिसीजन ले पा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनने की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो रहा है। क्या चीज क्लियर? तो इसी के साथ हमने रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, राइट? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है? सबसे बड़ी तकलीफ ही होती है फाइनेंस, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है, इनके पास कभी भी एडिक्वेट फाइनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो सर, बैंक इन्हें पैसा नहीं देती, इनको सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, बैंक से आ सकता है, और बैंक इन्हें पैसा नहीं दे सकती क्योंकि इनके पास कोलैटरल नहीं है, कोई प्रॉपर्टी गिरवी करने को नहीं है, तो बैंक उन्हें लोन देगी नहीं। जहां बड़े एंटरप्राइज को इजीली लोन दे देते क्योंकि उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड, क्योंकि उनके पास उतनी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है कि भाई छोटा बिजनेस है, छोटा टर्नओवर है, अच्छा प्रॉफिट खासा है नहीं, और कोलैटरल भी नहीं है, तो ये लोग पैसा कहां से मांगते हैं, मनी लेंडर से, और मनी लेंडर्स इनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं हेवी इंटरेस्ट चार्ज करके। हाई इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से स्मॉल बिजनेस को अच्छा खासा इंटरेस्ट का पैसा पे करना पड़ता है, तो उन्हें एक्सप्लॉइट हो जाता है। और तीसरा है सफर और लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, अब वो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी बहुत कम होता है इनके पास। क्यों? क्योंकि सर इनका ज्यादा से ज्यादा पैसा डेटर में अटका रहता है, क्योंकि ये लोग उधारी में बेचते हैं और टाइमली पेमेंट आता नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका पैसा ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेल्स में अटका हुआ रहता है। और दूसरा, इनका ज्यादा से ज्यादा पैसा अनसोल्ड स्टॉक, मतलब इनके काफी ज्यादा पैसा स्टॉक में अटका रहता है, बिका हुआ नहीं है स्टॉक। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फाइनेंस की बहुत तकलीफ है, बैंक पैसा देता नहीं है, बड़ी लेंडर से पैसा लेके तो हेवी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और तीसरा कि सर उधारी है तो उसका पैसा आया नहीं है, और इन्वेंट्री जो चीज बिकी नहीं है उसका बहुत सारा पैसा उसमें अटका हुआ है। तो फाइनेंस की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है स्मॉल बिजनेस को। दूसरा है रॉ मटेरियल की तकलीफ। अच्छा, रॉ मटेरियल की तकलीफ क्या होती है कि सर जो रॉ मटेरियल्स वो लोग खरीदते हैं, अगर वो रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल ना हो, कभी अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो, तो इन्हें कॉम्प्रोमाइज किस पे करनी पड़ती है, क्वालिटी पे। क्यों? क्योंकि सर कभी कभी रॉ मटेरियल अवेलेबल ना होता है, और जो चीज रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली उन्हें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी अपनी क्वालिटी पे, जिसकी वजह से कस्टमर डिसैटिस्फाइड हो जाते हैं। सेकेंड कि सर ऐसा है, और दूसरा खास बात यह है कि सर ये लोग बल्क में भी नहीं खरीद सकते। बल्क में क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटा है, तो बल्क में खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऑब्वियसली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो बल्क में खरीद लो, पर बल्क में नहीं खरीद सकते क्योंकि इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। और तीसरा, क्योंकि बल्क में नहीं खरीद सकते तो इसलिए ऑब्वियसली वो लोग स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेंगे, और स्मॉल क्वांटिटी में खरीदने से क्या होता है, इनके पास लो बार्गेनिंग पावर, ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट पे उन्हें क्या पे करना पड़ता है, हाई प्राइस। तो रॉ मटेरियल की तीन तकलीफ है, एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो अवेलेबल नहीं होता तो उन्हें किस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्वालिटी पे। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये बोला कि सर इसकी वजह से वो लोग बल्क में खरीद नहीं सकते, क्योंकि बल्क खरीदेंगे तो स्टोरेज की दिक्कत है। और तीसरा तकलीफ ये है कि चलो अगर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेंगे तो उनकी बार्गेनिंग। ओके फाइन। तो हमने समझ लिया कि सर रॉ मटेरियल में तीन कारण है, एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, दूसरा ये है कि सर सेकंड बल्क में खरीद नहीं सकते क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं तो बार्गेनिंग पावर नहीं होता। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर मैनेजरियल स्किल्स। अब मैनेजरियल स्किल्स के अंदर मैंने ये कहा कि सर जो भी ओनर होता है,
उसके पास सारी मैनेजरियल स्किल्स ऑब्वियसली नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर एक सिंगल ओनर के पास सब स्किल्स थोड़ी हो सकती है। देखो एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको 3 टाइप की स्किल्स चाहिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अलग अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। अब एक ही इंसान के अंदर आप सारी स्किल्स लाना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से बिजनेस सफर करता है। और अगर हो भी जाए तो भी उसके पास कभी भी इनफ टाइम नहीं होगा कि सभी एक्टिविटीज पे इक्वली क्या करे, फोकस करे, राइट। तो दो प्रॉब्लम है मैनेजरल स्किल्स पे। सबसे पहली बात कि सर एक स्मॉल बिजनेस को एक सिंगल ओनर चलाता है और उसके पास सारी स्किल्स अवेलेबल होना मुश्किल है। सेकंड, अगर हो भी तो भी हर एक पे इक्वली फोकस करे, वो भी मुश्किल है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो सफर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लेबर। अब लेबर के अंदर यह है कि सर इनका जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है वो काफी हाई होता है। जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है वो काफी हाई है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो हाई का मतलब ये है कि सर जो लेबर है वो काफी ज्यादा इस बिजनेस, स्मॉल बिजनेस में एंटर करते हैं और जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, मतलब कोई लॉन्ग टर्म तक टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? उसका कारण है कि सर इनको हाई सैलरी पे नहीं करते, और ऑब्वियसली छोटा बिजनेस है तो हाई सैलरी पे नहीं करेंगे तो ये लोग कैसा जॉब करेंगे, लो प्रोडक्टिव जॉब। क्योंकि अगर लोगों से काम करवाना है तो आपको उन्हें अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, तो ही वो प्रोडक्टिव जॉब कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हाई सैलरी नहीं देते, इसलिए एम्प्लॉय जो है वो स्मॉल बिजनेस को छोड़ के कोई बड़े बिजनेस में जाना चाहते हैं जहां उन्हें अच्छी सैलरी मिले। और दूसरा, लेबर में ये तकलीफ है डिविजन ऑफ लेबर। अब क्या होता है डिविजन ऑफ लेबर प्रैक्टिस नहीं होना? देखो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम जो होता है, पहले वर्क को डिवाइड करते हैं। वर्क को डिवाइड करते हैं, जैसे एक काम है प्रोडक्शन, एक काम है मार्केटिंग, एक काम है फाइनेंस, और हर एक काम में एक स्पेशलिस्ट को रखते हैं। जैसे प्रोडक्शन के अंदर उसको बिठाएंगे जो प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट है, मार्केटिंग के अंदर उसको बिठाएंगे जो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है। इससे क्या होता है, हर एक काम इक्वली और एफिशिएंट वे से हो जाता है। अब क्योंकि सर ये लोग के पास ज्यादा वर्कर्स कैसे होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर, ज्यादा टैलेंटेड वर्कर्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि आप डिविजन ऑफ लेबर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो रिक्विजिट स्किल्स नहीं है। तो दो प्रॉब्लम है लेबर में, एक तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो काफी हाई है, और सेकंड डिविजन ऑफ लेबर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो सर क्वालिटी ये है कि सर ये लोग डिजायर स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि स्मॉल बिजनेस का हमेशा फोकस होता है कि कैसे कॉस्ट को कट करें, कैसे मार्जिन बढ़ाए। क्योंकि इनका सेल्स तो ज्यादा होता नहीं है, तो इनका फोकस हमेशा होता है कि भाई कॉस्ट की कटिंग कैसे फटाफट करें। तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्लस उनके पास टेक्नोलॉजी भी कोई जबरदस्त नहीं है, क्योंकि ये लोग लेबर इंटेंसिव फॉलो करते हैं। तो देखो टेक्नोलॉजी वहियात, प्लस क्वालिटी जो है उस पर ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्योंकि इनका काम होता है कि कॉस्ट कटिंग कैसे करें, लो कॉस्ट पे कैसे चीज बनाए, जिसकी वजह से ये लोग क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि बड़े बिजनेस जो है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, स्मॉल बिजनेस वालों पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि सर क्योंकि ये लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाती है, लो। तो प्रोडक्टिविटी भी एक लो है क्योंकि ये लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। चलिए इसको याद कैसे करें? तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। हमने फर्स्ट बात की कि सर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो देखो जो जो प्रॉब्लम्स है शुरुआत से देखते हैं। पहले फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है। पहले तकलीफ क्या आती है, फाइनेंस की आती है, फाइनेंस नहीं है। दूसरा, फाइनेंस नहीं होने के बाद रॉ मटेरियल की तकलीफ है कि सर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। थर्ड क्या है कि जो लेबर है वो भी अवेलेबल नहीं होता क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो काफी हाई है। चौथा, टेक्नोलॉजी कैसी यूज करते हैं, आउटडेटेड। फिफ्थ, मैनेजरल स्किल्स भी काफी कम है, और क्वालिटी पे ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है। बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस। फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता। फाइनेंस करने के बाद आप बिजनेस पे सबसे पहले क्या लाते हो, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी? मैंने कहा था 3 कारण। फर्स्ट कारण यह था, याद है, रॉ मटेरियल इसलिए अवेलेबल नहीं होता क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है क्वालिटी पे। बल्क में नहीं खरीद पाते क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और स्मॉल क्वांटिटी की वजह से हाई प्राइस पे खरीदना पड़ता है क्योंकि बार्गेनिंग पावर नहीं है। दूसरा मैंने कहा था लेबर। अब रॉ मटेरियल के बाद दूसरा क्या चाहिए, लेबर। लेबर हमें स्किलफुल नहीं मिलते, पढ़े लिखे नहीं मिलते, प्रोडक्टिव नहीं मिलते, क्योंकि अब सैलरी काफी लो देते हैं। चलिए इसके बाद रॉ मटेरियल लेबर के साथ और क्या यूज करूंगा बिजनेस में, टेक्नोलॉजी। अच्छा टेक्नोलॉजी भी कैसी है, आउटडेटेड है। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली जो आउटपुट बनेगा वो क्वालिटी वाला होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको कैसे याद करना है कि क्वालिटी भी काफी लो होती है। और इन सब का कारण ये है कि सर इनके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल्स भी नहीं है। तो इस तरह से याद करोगे, फाइनेंस नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर अच्छा अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और लास्ट में मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर अच्छा नहीं है। क्या चीज क्लियर? तो अभी तक हमने दो केस को कैसे याद करना है। सबसे पहले रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस पे क्या कहा था कि वेराइटी प्रोवाइड करते हैं, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं और टाइमली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और एंटरप्रेन्योर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से बैलेंस रीजनल ग्रोथ होता है। और प्रॉब्लम्स कैसे? फाइनेंस, रॉ मटेरियल, फिर चाहिए लेबर, फिर चाहिए टेक्नोलॉजी, इससे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और लास्ट पॉइंट है कि मैनेजरियल स्किल्स भी नहीं है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या सरकार ने कोई मदद की है इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए? क्या सरकार ने कोई मदद की है? तो ये हम पढ़ रहे हैं कि सर व्हाट आर द गवर्नमेंट्स असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस, कि क्या मदद सरकार ने की है इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड की। सर नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो सेटअप हुआ था 1982 में। अब इसका क्या काम था? इसका काम था, सरकार ने सोचा कि इस नाबार्ड के थ्रू हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट लाएंगे। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ। हम रूरल डेवलपमेंट जब फोकस करेंगे तो हम एक एरिया पे फोकस नहीं करेंगे, ओवरऑल फोकस करेंगे, इसलिए वर्ड है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। कैसे? देखो, ये किस किस को सपोर्ट करता था? मैंने कहा इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ। तो ये लोग सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को, और रूरल आर्टिशंस, मतलब सभी को मदद करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, ये लोग मदद कैसे करेंगे? तो दो तरीके से मदद करते थे। एक था क्रेडिट अप्रोच, और दूसरा कौन सा अप्रोच है? नॉन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी देना, और दूसरा नॉन क्रेडिट। अच्छा, नॉन क्रेडिट अप्रोच क्या होता था? उन्हें काउंसलिंग देना कि बिजनेस को कैसे चलाते हैं, फिर उन्हें कंसल्ट करना, फिर उन्हें ट्रेन करना। तो ये सब तरीके से काउंसलिंग करना, कंसल्ट करना, प्लस ट्रेन करना कि बिजनेस को कैसे चलाना है। तो नाबार्ड बना था 1982 में। चलो याद करते एक बार। तो नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड बना था 1982 में। किस पर्पस के लिए बना था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब मेरा फोकस होगा सभी सेक्टर को डेवलप करना, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो विलेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो रूरल आर्टिशंस हो। और कैसे मदद करूंगा? क्रेडिट और नॉन क्रेडिट। नॉन क्रेडिट क्या होगा? काउंसलिंग करना, उन्हें कंसल्ट करना और उन्हें ट्रेन करना। क्या चीज क्लियर? तो सर नाबार्ड होने के बाद जो सेकंड स्कीम लाई थी गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेस को फोकस करने के लिए, वो है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। अच्छा, ये रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर क्या है, इसको याद करते हैं। सर अगेन ये स्पॉन्सर किसने की थी? नाबार्ड ने। तो अच्छी बात है कि सर इसको नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया। पर ये किसको स्पॉन्सर करने के लिए? क्योंकि नाबार्ड ऑलरेडी बन चुका था, पर ये जो सेपरेटली एक स्कीम नाबार्ड ने निकाली, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी लोगों के लिए निकाली थी, जो थी सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जो पैसे से या सोसाइटी में इकोनॉमिकली वो लोग डिसएडवांटेज्ड है, उन इंडिविजुअल्स को जो कोई और टारगेट नहीं करता, नाबार्ड उन्हें टारगेट करेगा। क्या चीज क्लियर हुआ? तो किनको टारगेट करने के लिए याद रखना है तुम्हें? सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो इंडिविजुअल्स है या ग्रुप्स है, उनको टारगेट करने के लिए बना था। राइट? ये करता क्या था? ये कवर करता था लार्ज नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। किसको कवर करता था उसके अंदर? जो बहुत सारे रूरल में अनएम्प्लॉयड यूथ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन है, क्योंकि वुमेन को उतना चांस नहीं मिलता था रूरल एरिया में, तो वो लोग भी डिसएडवांटेज में आते हैं। तो वो लोग जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ है और वुमेन है, उन्हें बिजनेस कराने में हेल्प करता था। क्या क्या बिजनेस में? ऑब्वियसली ये लोग इतने स्किल्ड तो नहीं थे, तो इन्हें ऐसे बिजनेस देते थे जो इन लोग जल्दी सीख जाए, जैसे फूड प्रोसेसिंग, कि एग्रीकल्चर के बाद जो प्रोसेसिंग का काम है वो आप कर सकते हो, या सॉफ्ट टॉय, बच्चों के खिलौने, कैंडल मेकिंग, टू व्हीलर रिपेयरिंग। तो ऐसे छोटे छोटे जो सेमी स्किल्स है, जो जल्दी स्किल सिखा के उनका बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वैसे सारी स्किल्स उन्होंने सिखाया था। तो क्या है सेकंड? द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। किसने बनाया? नाबार्ड ने बनाया। किन के लिए बनाया? वो लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल है। किसमें? उसमें रूरल अनएम्प्लॉयड और रूरल में जो यूथ अनएम्प्लॉयड है और जो वुमेन्स है, उन्हें कैसा काम सिखाएंगे? ऐसे काम जो सेमी स्किल्ड है, जैसे प्रोसेसिंग करना, सॉफ्ट टॉय बनाना, कैंडल मेकिंग बनाना, टू व्हीलर रिपेयरिंग कराना, ये सब। क्या चीज क्लियर? नाउ पहला बना नाबार्ड और दूसरा बड़ा ये। अब हम तीसरे सर्विस की बात करते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन।
तो चलिए हमने दो कर लिए। सबसे पहला वो जो नाबार्ड ने खोला, और दूसरा जो अभी अभी हमने पढ़ा रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड होते हैं रूरल यूथ के जो अनएम्प्लॉयड और वुमेन्स है उनको सपोर्ट करने के लिए बना। अब हम बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। क्या होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो है वो कब सेटअप हुआ था? 1955 में। अच्छा, ये किसके लिए बना? स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बना है। तो नाबार्ड जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था, उसके पहले जो रूरल स्मॉल बिजनेस पढ़ा, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ा था, अब ये स्पेसिफिकली नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बना है। अब क्या करता है ये? सर आपको प्रोवाइड कराएगा मशीन्स, ये आपको प्रोवाइड कराएगा रॉ मटेरियल। कैसे? ये आपको सप्लाई कराएगा इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन। तो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को अवेलेबल नहीं होती मशीन, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, तो ये आपको सप्लाई करवाएगा। अब ऑब्वियसली तकलीफ क्या आती है कि पैसा कौन देगा? तो ये बोलते हैं कि हम आप मशीन खरीदो ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज मतलब क्या? कि अभी आप हायर कर लो, अभी आप रेंट दे दो, और जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो वो मशीन आपकी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मशीन 1 लाख की है, तो अब अगर 10 साल तक 10,000 पे कर दो, तो लास्ट ईयर जब 10th ईयर हो जाएगी तो वो मशीन आपकी खुद की हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि स्मॉल बिजनेस नई टेक्नोलॉजी ला रहा है विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट। क्या चीज क्लियर? सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मतलब जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, और इंपोर्टेड मतलब जो बाहर से लाया हुआ है। सेम चीज रॉ मटेरियल में भी यही करता है कि उन्हें सप्लाई कराता है इंडिजीनियस और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। तो दो चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, मशीन्स और रॉ मटेरियल। तीसरा, अब सबसे खास बात यह है कि सर स्मॉल बिजनेस अपने प्रोडक्शन पे इतने फोकस्ड होते हैं कि वो लोग अपना सेलिंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते। तो ये एनएसआईसी क्या करता है कि आपके बिजनेस को एक्सपोर्ट करवाता है। वो बोलता है कि जितना प्रोडक्ट आप बना रहे हो बनाओ, फिर मैं आपको हेल्प करता हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर बेच सकते हैं। राइट? तो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस। एंड लास्ट क्या है कि उन्हें मेंटरिंग और एडवाइजरी सर्विस देना। उन्हें मेंटरिंग मतलब उन्हें समझाना कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस का क्या माइंडसेट होता है, अवेयरनेस देना कि क्या क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। प्लस उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाऊंगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मतलब बेसिकली वो स्मॉल बिजनेस जो टेक्नोलॉजी में है, जो टेक में है, और उनके लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाना, जहां सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करा के देना। तो ये है एनएसआईसी। 4 काम है। सबसे पहले मैं आपको मशीन दूंगा इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड, कैसे फॉर्म है? हायर परचेज के बेसिस पे। सेकंड, आपको क्या कराऊंगा? सब रॉ मटेरियल सप्लाई कराऊंगा, रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, वो भी इंडिजीनियस और इंपोर्टेड। थर्ड, आपके बिजनेस का जितना भी प्रोडक्ट बना है वो मैं उसको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करूंगा। और चौथा, आपको मेंटरिंग और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा। क्या चीज क्लियर? एनएसआईसी के बाद जो नेक्स्ट बिजनेस है, जो नेक्स्ट स्कीम जो गवर्नमेंट ने निकाली, वो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए था। तो रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब ये क्या है कि गवर्नमेंट बेसिकली देखो जनरली रूरल एरियाज में वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए बहुत कम सोचते हैं। तो वो पहली बात तो अवेयरनेस ला रहे हैं, वही बड़ी बात है। देखो बाकी सब में क्या था कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ सपोर्ट चाहिए था। पर ये इसके अंदर सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि रूरल वुमेन्स को बिजनेस कर सकते हैं, वो अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो एनवायरमेंट क्रिएट करना भी बहुत तकलीफ का काम था। तो ऑब्वियसली सर इनका काम था कि पहले ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए और ह्यूमन कैपेसिटी बनाए। हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। फर्स्ट हम लोग इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसा बैंक्स बनाएंगे जो क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, ऐसे मशीन्स लाएंगे जो लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्लस ऐसे ह्यूमंस रेडी करेंगे जो स्किलफुल होंगे, जो लोगों को एंकरेज करेगा, जो लोगों को सपोर्ट करेगा फॉर एंटरप्रेन्योर्स। राइट? तो स्पेसिफिकली किसको एंकरेज करने के लिए बना? रूरल पीपल एंड स्पेसिफिकली वुमेन। तो मैं इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाऊंगा, मैं ह्यूमन कैपेसिटी ऐसे डेवलप करूंगा जो लोगों को एंकरेज करेगा कि हाँ आप भी बिजनेस कर सकते हो, रूरल पीपल को और वुमेन्स को। क्या चीज क्लियर? तो सर हमारा काम ही इधर यही है, लोगों को पहले एनकरेज करना कि आप भी एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हो। और उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन कैपेसिटीज बनाऊंगा। मतलब सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करूंगा जो उन्हें एनकरेज करे कि आप भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? कौन सा? आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यू का मतलब है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। याद रखना, वुमेन को स्पेसिफिकली फोकस करके ये स्कीम बनाई थी। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि उनके लिए एनवायरमेंट क्रिएट करो। क्या एनवायरमेंट क्रिएट करो? कि वो लोग रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। उन्हें इनिशिएटिव लो, उन्हें एनकरेज करो कि आप भी इनिशिएटिव ले सकते हो, कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो पहली बात तो एनवायरमेंट क्रिएट करना ही बड़ी बात है, तो वो काम आरडब्ल्यू करता है। फिर हम आपके एनहांस करेंगे आपकी ह्यूमन स्किल्स को, मतलब आपको सिखाएंगे कैसे बिजनेस करते हैं। प्लस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मतलब आपको पैसा, आपको मशीन्स भी प्रोवाइड कराएंगे, राइट, फॉर एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी। तो पहला काम है एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करना कि लोग एंकरेज हो जाए कि हाँ हम भी एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं।
प्लस अब आपको हम ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी देंगे जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तीसरा, फिर आपको ट्रेनिंग मैन्युअल्स देंगे ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनने के जो स्किल्स चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी इशू करेंगे, और बाकी कोई एडवाइजरी सर्विस हो तो वो भी हम आपको दे देंगे। तो सबसे पहला काम ही है कि हमें आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो जो आप पे अवेयरनेस लाए। सेकेंड, आपके अंदर हम एनहांस कर सकते हैं आपकी ह्यूमन कैपेसिटी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मतलब आपको क्रेडिट दे रहा, मशीन्स अवेलेबल करा रहा। थर्ड, हम आपके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाएंगे जिससे आप ट्रेन हो सकते हो। प्लस चौथा, अगर आपको कोई भी दूसरे टाइप की एडवाइजरी सर्विस चाहिए तो उसके लिए हम लोग रेडी है। तो बेसिकली ये वुमेन पे फोकस करता है। इसके पहले वाला जो था वो बेसिकली स्मॉल बिजनेस के लिए था कि हम आपको मशीन, रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट प्लस अदर एडवाइजरी सर्विस। रूरल स्मॉल बिजनेस ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए था, और इसके ऊपर जो था वो एक इंटीग्रेटेड था जो सबको हेल्प करता है, एग्रीकल्चर, स्मॉल विलेज एज वेल एज रूरल आर्टिशियंस। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है इट इज फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सर वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि सर वो इंडस्ट्री, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो जो खत्म हो चुकी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री है, अब सरकार चाहती है कि क्यों ना ये इंडस्ट्री को वापस रीजनरेट करे, वापस उसको लाया जाए मार्केट में, और उसको हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि उसके थ्रू स्मॉल बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। तो स्कीम फॉर फंड, स्कीम ऑफ फंड, कि ऐसा फंड हम अरेंज करेंगे किसके लिए? फॉर रीजनरेशन ऑफ विच इंडस्ट्री? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो पुरानी इंडस्ट्री है जो खत्म हो चुकी है उसको हमें वापस लाना है, राइट? ये 2005 का ऑब्जेक्टिव था। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेवलप करेंगे अ क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर हम लोग ने एक एरिया पकड़ा और इस एरिया में लेट्स से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जितनी भी है उनको अप्रोच करेंगे और हमको उसको एक बिल्डिंग में लाएंगे। एक बिल्डिंग में सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को लाएंगे, मतलब एक क्लस्टर बनाएंगे, सभी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एक जगह पे आ जाए, उसे बोलते हैं क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। क्या यहां तक क्लियर है? अब आपने क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बनाने के बाद अब उन्हें ऑब्वियसली क्या बनाना पड़ेगा? तीन चीज बनानी पड़ेगी उन्हें। हमें बनाना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल। जो चीज नहीं हो पा रही वही तो करनी है उन्हें। उसका बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा, उन्हें कैसे कॉम्पिटिटिव बनाए, उन्हें कैसे प्रॉफिटेबल बनाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इन्होंने बोला कि हम आपके लिए अंदर स्किल्स लाएंगे जो इनोवेटिव भी हो, जो ट्रेडिशनल भी हो। मतलब ऑब्वियसली आपके स्किल्स तो जरूरी है, ट्रेडिशनल आपका हाथ का जो काम होगा, जो कपड़े बनाने के जो स्किल्स होगा वो तो चाहिए, प्लस उसके अंदर इनोवेशन कैसे ला सकते हो जो कि आज की मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। सेकेंड, स्किल्स लाने के बाद आपके अंदर आप कैसे टेक्नोलॉजी अच्छी ला सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, पैसा चाहिए। अब सब कुछ पैसा सरकार नहीं दे सकता, तो एक नया मॉडल आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब क्या कि प्राइवेट तो हैंडीक्राफ्ट वाले हुए, पब्लिक सरकार हुई, दोनों मिलके इस बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या चीज क्लियर? तीन चीजें। पहला, क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाएंगे। सेकेंड, सबसे पहले क्लस्टर्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाएंगे। फिर ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिटेबल, कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उनके अंदर स्किल्स लाएंगे, वो स्किल्स जो ट्रेडिशनल भी हो और इनोवेटिव भी हो। सेकेंड, अच्छी टेक्नोलॉजी इनको प्रोवाइड कराएंगे। और थर्ड, पैसे के लिए पब्लिक प्राइवेट मॉडल लाएंगे जिसकी वजह से हर तरह का हेल्पफुल इन्हें हो जाए। क्या चीज क्लियर? और फिर जब हमने ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दिया तो बाकी लोग जो इसके अंदर काम करने चाहिए, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी लोग जिसको एम्प्लॉयमेंट करना है उस बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाएंगे। दूसरा, उन्हें सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्हें स्किल्स दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी दी जाएगी और पीपीपी मॉडल लाएंगे, प्लस वहां हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेंगे। और आखिरी स्कीम जो सरकार ने शुरू की है वो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये आखिरी स्कीम है। तो टोटल हमने 5 स्कीम की। अब ये है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो ये डेफिनेशन से समझ आता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब बेसिकली ये डेवलप करने के लिए नहीं बना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करने के लिए बना है। मतलब अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जिनका काम था किसी वुमेन को फोकस करने के लिए, या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को फोकस करने के लिए, या स्मॉल बिजनेस को फोकस करने के लिए, या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या इकोनॉमिकली या बैकवर्ड, जो इकोनॉमिकली और बैकवर्ड जो डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स और ग्रुप है उनको सपोर्ट करने के लिए, पर ये किसी को डेवलप करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, देख रेख करने के लिए। और कहाँ पे काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके प्रॉब्लम्स को देखेगा। क्या प्रॉब्लम्स? कि भाई तकलीफ है कि क्या बिजनेस चल नहीं रहा है, तो दूसरे कोई स्कीम ढूंढो जिसके थ्रू ये लोग बिजनेस ग्रो कर सकता है। सेकेंड, उनके लिए वो बिजनेस की स्कीम ढूंढने के बाद खुद ही चेक करो कि क्या वो बिजनेस फिजिबल होगा कि नहीं, क्या वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाते हैं। फिर तीसरा तकलीफ आ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए पैसा अरेंज करना कि भाई जिससे वो लोग मशीनरी खरीद सके, इक्विपमेंट खरीद सके। एंड लास्ट, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो तो रॉ मटेरियल भी प्रोविजन करा देंगे। तो गाइस इसमें और बाकी स्कीम्स में ये फर्क है कि बाकी स्कीम नई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनता है, ये जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए बना। तो बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है जो कहां पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और क्या चेक करता है, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इंडस्ट्री से डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहला प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बिजनेस चल नहीं रहा तो नई नई स्कीम्स लाना, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करना। थर्ड, कि क्या क्रेडिट अरेंज करना उनके लिए फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्लस रॉ मटेरियल की तकलीफ है तो वो भी अवेलेबल करवाना। क्या चीज क्लियर? और इसी के साथ हमने 6 की 6 स्कीम्स कर लिए, और इसी के साथ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाता है। पार्ट 2 भी मैं जल्दी रिलीज कर दूंगा, जो कि बारे में होगा कि क्या होता है स्टार्टअप्स के क्या फीचर्स है, और अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अदर इनटैचेबल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।